नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहां पर एक हल्का सा उछाल देखने को मिला है। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो इस साल तक ऑफकोर्स सोना और चांदी दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको दिए हैं। 4100 के ऊपर फिर से सोना यहां पर चढ़ता हुआ करीबन 1% की तेजी के साथ, और काफ़ी हद तक यही हाल चांदी का भी है जहां पर 1.25% की बढ़त देखने को मिली है और $51 अनाउंस के लेवल्स यहां पर वापस बनते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं। दिनेश जी नमस्कार। और चांदी से शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने देखा था तो 1.5% की तेजी थी, 51 के ऊपर कारोबार। अब 3% की बढ़त के साथ $52 अनाउंस पर कारोबार। तो चांदी पर ही आपकी राय पहले लेना चाहेंगे। बिल्कुल मनीषा जी, लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा 1,48,000 से 1,63,000 के लेवल हमने सिल्वर में देखे हैं। करीब करीब 18,000 का मूव आया है और फ्राइडे के सेशन में वो सारा मूव वाइप आउट होकर 1,52,000 के लेवल हमने मंडे के मॉर्निंग सेशन में देखे हैं। तो जो वोलेटिलिटी है ये 10 और 15,000 रुपए, तो मतलब वीकली गेन और लॉसेस हो रहे हैं उसमें। बट मोमेंटम इसमें अभी भी काफी स्ट्रांग है। निचले लेवल से रिकवरी काफी ज्यादा स्ट्रांग आती है। आई थिंक अराउंड यहाँ से कुछ ₹1,000 डिप आना चाहिए 1,57,500 के आसपास। वहां से फ्रेश बाइंग दोबारा निकल कर आ सकती है और वीकेंड तक हमें 1,61,000 के लेवल से दिखा सकता है। बट ओवरऑल जो रेंज है या दायरा है 1,48,000 और 1,66,000, 1,66,000 के ऊपर अगर ये क्लोज आता है तो फिर ये विस्फोटक मूव ले सकता है। नजर हटती नहीं है और यहाँ पर तेजी यहाँ पर फिर से आ जाती है। और सोने में अब आपको क्या लगता है दिनेश जी, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, $4,000 पर आउंस के लेवल्स एक ऑलमोस्ट सपोर्ट के जैसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जो निचला लेवल है वहां पर आता है। कल भी हमने देखा था कि 4,000 के अंदर 1 या $2 गया और वहां से रिकवरी होगी 4110 या $11 ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी गोल्ड का मोमेंटम सिल्वर के मुकाबले काफी कम है और मुझे लगता है जो 4100 का भी जो ब्रेकआउट दिया है इंडियन रुपये के हिसाब से, वहां पे 1,23,600 के आसपास का लेवल आना चाहिए। 1,23,600 में दोबारा इसमें बाइंग निकल कर आ सकती है। 1,24,800 इस वीकेंड तक हमें देखने मिल सकता है और 1,23,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एक ओवरऑल रेंज अगर मैं कहूँ गोल्ड और गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, तो 1,22,000 नीचे में और 1,28,000 ऊपर जो फ्रेश रैली की जितनी भी बातें होगी 1,28,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ही बन पाएगी। एब्सोल्युटली। नए हाइज जब तोड़ेगा तो उसी के बाद और ज्यादा तेज हाइज हम यहाँ पर बनता हुआ शायद देखेंगे। तब तक एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर है, लेकिन खरीदारी की राय ऑफ कोर्स यहाँ पर जारी है। मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी भी हमारे साथ हैं। नवनीत, आप कैसे देखते हैं सोना और चांदी दोनों को ही? दिनेश जी हमें यहाँ पर लॉन्ग के टारगेट्स बता रहे थे कि ऊपर में कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आप कैसे देखते हैं? अचानक से पूरे मार्केट का मूड माहौल चेंज हो गया। यहाँ पर हम जापान की तरफ से लिक्विडिटी के तरफ जो मेजर लिए जा रहे हैं उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के जो आंकड़े हैं वो भी थोड़े से मिक्स्ड है एंड आज से यूएस के भी आंकड़े धीरे धीरे करके मार्केट में आने लगेंगे, विच कुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन का माहौल है और मुझे लग रहा है कि ये जो रिबाउंड या पुल बैक हम देख रहे हैं इसे पुल बैक जैसे ट्रीट करना चाहिए। इसको बॉटम हो गया है ये कह के वापस एक फुल ब्लोन रिवर्सल प्ले करना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में आज के सत्र में थोड़ा सा पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है और 200-300 रुपए की तेजी गोल्ड में और करीब 700-800 रुपए की तेजी चांदी में देखने मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो निवेशक है एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करे ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा रादर देन गोइंग ऑल इन। नवनीत, साथ ही साथ मेटल्स कैसे देखेंगे आप, स्पेशली कॉपर और जिंक को यहाँ पर, जहाँ पर जैसे जो चीज़ें आप हमें यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के लिए बता रहे हैं कि अनसर्टनिटी अभी भी है, लिक्विडिटी अच्छी खासी रह सकती है। यूएस का अगर M1, M2, M3 देखें तो सारा का सारा नियर रिकॉर्ड है, यानी कि लिक्विडिटी आगे जाकर अबंडेंट रहेगी। क्या उसका फायदा मेटल्स भी उठाते हुए नजर आएंगे? मुझे लग रहा है कि मिड दिसंबर एंड तक थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी जिसकी वजह से मूड माहौल पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में भी साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है। बट लिक्विडिटी के मेजर जैसे जैसे अनाउंस होने लगेंगे फ्रॉम पर्टिकुलरली जापान, चाइना एंड यूएस, तो ये एक नया डायरेक्शन मार्केट को दे जाएंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बेस मेटल एज अ सेक्टर अभी तक काफी अंडर परफॉर्म किया इन द कमोडिटी स्पेस और अगला एक साल जो वर्ष 2026 में हमें एक रीजनेबल अपसाइड जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों ही देखने मिल सकता है। बायस स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आपने लास्ट 4-5 दिनों में भी देखा है तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो रैली रुकी है या जो करेक्शन आया है उसका नी जर्क रिएक्शन हमें बेस मेटल में देखने मिला है, बट वापस वो उसी फैशन में रिबाउंड करते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में भी अगर किसी को 995, 990 के आसपास कॉपर बाय करने मिले तो बाय कर सकते हैं। 1050, 1070 आपका अपसाइड टारगेट रहेगा। सिमिलरली जिंक में तो ज्यादा ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है और 300 के नीचे जहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम लगे वहां पे बाय किया जा सकता है। 330, 340 तक के लेवल अपसाइड में देख सकते हैं।
एक चीज़ जो मार्केट चल के अब सोच के चल रहा है दिनेश जी, वो ये है कि बहुत जल्दी यूएस प्रेसिडेंट अब यहाँ पर फेड चेयर के इंटरव्यूज करना शुरू कर देंगे। इवन एज मार्केट्स को लगता है कि दिसंबर में एक रेट कटौती नहीं होगी, लेकिन जो भी नया चेयर यहाँ पर आएगा यूएस फेड के लिहाज से वो इन सिंक होगा यूएस प्रेसिडेंट के साथ। तो दिसंबर ना सही, आगे जाकर हम रेट कटौती आता हुआ देखेंगे। उसका कितना फायदा मेटल्स में पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि जब सीटें चेंज होगी तो मुझे लगता है कि तब इनलाइन सिंक होंगे और रेट कट उनके अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन हाल फिलहाल जो फॉल आया था, पहले 77-78% प्रोबेबिलिटी बताई जा रही थी कि दिसंबर में निश्चित तौर से एक रेट कट होगा। अब वो प्रोबेबिलिटी मंडे के दिन घटकर 46% हो गई थी और आज वो 50% 51% के आसपास आई है। मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन्फ्लेशन 3% के आसपास अभी भी टिका हुआ है और जब तक ये 2% के दायरे में नहीं आता, रेट कट होने की संभावना कम होती है। लेकिन पोस्ट दिसंबर मुझे लगता है कि बुलियन पे एक फ्रेश रैलीज दोबारा में देखने मिलेगी। निश्चित तौर से रेट कट होगी और प्रोबेबली नेक्स्ट मतलब 2026 में करीब 0.75 बेसिस रेट कट होने के पूरी चांसेस है। ऑलराइट, क्रूड ऑयल प्राइसेस में नवनीत क्या राय है? क्रूड ऑयल एक रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसर्न्स यहाँ पर लिक्विडिटी की वजह से और जो एक मोमेंटम लास्ट 2-3 दिनों में, चाहे 4 दिनों पहले आया था, जो प्राइसेस को लगभग ब्रेंट को 66 और WTI को 61-62 तक ले गया था, वो फेड होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के मुझे लगता है साइडवेज ट्रेंड अगले कुछ दिनों के कंटिन्यू रहेगा और ब्रॉडर रेंज नीचे में 5200 और ऊपर में 5550, ये रेंज अगले 15 से 25 दिन भी कंटिन्यू रह सकती है क्रूड ऑयल में। कोई डायरेक्शनल व्यू लेना मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम है, वी डोंट हैव मच क्लैरिटी। एंड ब्रेक में जाएं उससे पहले दिनेश जी, आपकी राय नेचुरल गैस को लेकर अब यहाँ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है? जी बिल्कुल, 375 के आसपास सपोर्ट लेता है, ऊपर में 402 405 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। आई थिंक प्रोबेबली 388 ये एक अच्छा बाइंग लेवल है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 377 स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 404 अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। पॉइंट टेकन। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हैं। दिनेश जी, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर। स्वागत है आपका और GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ हैं। नीरव नमस्कार। और जिस तरह से सोयाबीन के भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है, 15 महीने के हाईज पर प्राइसेस, ऑफ कोर्स यूएस चाइना के बाद अब चाइना की खरीदारी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने लगी है, जिसका फायदा हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। यहाँ से किस तरह के इंटरनेशनल क्यूज देखते हैं आप? See, I think international market में तो it's going to be changing of hands. ब्राज़ील से जो order flow है वो US के तरफ थोड़ा जाएगा. What we are seeing of late is Trump is kind of renegotiating and coming back to really dealing with all the countries जो higher tariffs impose करके threaten करके फिर अब वापस lower आके करने की कोशिश कर रहे हैं. So that will happen. But मुझे लगता है कि Indian soybean market उससे थोड़ा different है, because we are a non-GMO market and soybeans में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि लास्ट ईयर से क्रॉप भी अबाउट आप समझिए 10 to 12% लोअर है, साथ में कैरी ओवर जो लास्ट ईयर ओपनिंग में था और इस ईयर ओपनिंग में है उसमें भी एक रिडक्शन है। तो ओवरऑल हमारा जो मार्केटेबल सरप्लस है वो काफ़ी ड्रास्टिकली लोअर है दिस क्रॉप ईयर। सो इस बार हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन नहीं लगती है। अबाउट 8-9 लाख टन भी मील अगर हमने एक्सपोर्ट कर लिया तो वो बहुत अच्छा है। अभी प्राइजेस काफ़ी मैं बोलूँगा अंडर कंट्रोल है विथ दिस काइंड ऑफ SND ऑल्सो इज भावंतर इन MP। और भावंतर MP में जो लास्ट भावंतर में जो गवर्नमेंट ने डिफरेंस दिया उससे किसान काफ़ी खुश है कि भाई MP गवर्नमेंट ने और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिफरेंस उनको दिया जो कि मार्केट वैल्यूज से टैलिंग था। आज इसलिए अराइवल अच्छी चल रही है। बट मैं यूँ फिर भी बोलूँगा कि भावंतर को देखते हुए ऑल इंडिया की 8 लाख बैग की अराइवल कम होती है, बट फिर भी अराइवल इसलिए है क्योंकि भावंतर है और उसी कारण प्राइजेस यहाँ पे मेंटेन्ड हैं 4650 से 4700 के आसपास में MP में एंड अराउंड 4800 तक इन महाराष्ट्र। ब्रॉडली इंडियन सोयाबीन का ट्रेंड अगर हम बोलेंगे तो जैसे ही भावंतर खत्म होता है अराइवल्स भी रिड्यूस हो जाएंगी और एक ये जो डिस्काउंटेड प्राइस इंडस्ट्री को मिल रहा है एटलीस्ट MP में वो मिलना बंद हो जाएगा। तो स्लोली प्राइजेस विल मूव अपवर्ड्स इन सोयाबीन्स इन इंडिया। ओके आपका पॉइंट इज वेल टेकन नीरव। जैसे आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इंडियन मार्केट्स थोड़े से यहाँ पर डिफरेंशिएटेड हैं, किस तरह से आप बाजार इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस का वो देखते हैं? जैसे आपने कहा एक बार भावांतर खत्म होगा तो ये डिस्काउंट शायद हम निकलता हुआ देखेंगे।
इंडियन मार्केट्स में किस तरह के सोयाबीन ऑयल के इंपोर्ट्स यहाँ पर आगे जाके बनते हुए नजर आएंगे? मील आपने हमें बताया तो 8 to 9 लाख टन हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, लेकिन जिस तरह की दिक्कतें हैं, अब बाकी स्टेट्स में भावांतर आने की कोई एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक महाराष्ट्र में तो एमएसपी परचेज की ही लोग बात कर रहे थे। सो वही चीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र में मंडियों में पूरा पूरा माल नहीं आता, क्या कुछ माल डायरेक्टली प्रोसेसर्स के पास भी जाता है, तो इसलिए भावांतर देना थोड़ा कठिन भी है वहां पे। साथ ही में प्राइस ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो 4450 4500 से ये सीजन स्टार्ट हुआ था एमपी सोयाबीन्स का प्लांट बिल्टी का, वो आज अगर 4700 के आसपास है, तो इसमें एक सपोर्टिव ट्रेंड ही दिखता है। नियर एमएसपी के प्राइजेस हम फरवरी मार्च में हम देख सकते हैं। जहां ऑयल की हम बात करें तो वहां ऑयल के सिचुएशन में ऐसा है कि जैसे सोयाबीन्स का क्रॉप कम है, ग्राउंडनट में भी एक एंड मोमेंट बारिश से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है, क्वालिटी में भी और स्लाइट क्वांटिटी में भी। इसलिए जो 1350 रुपये वाला ग्राउंडनट ऑयल है, वो अच्छी क्वालिटी का ग्राउंडनट ऑयल 1450 से 1500 रुपये हो गया। तो अभी दो तेल हमारे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं। कॉटन एंड राइस पे थोड़ा हमारा फोकस रहेगा, बट अभी भी उनका फुल फ्लेजेड हार्वेस्ट एंड ऑयल प्रेशर नहीं आया है। सो आई थिंक इंपोर्ट पे हमारा डिपेंडेंस तो रहेगा, एंड वी एक्सपेक्ट के अबाउट 82 लाख टन के आसपास पाम ऑयल इंपोर्ट पूरे साल में हो। सोया ऑयल का इंपोर्ट हमें एटलीस्ट 50 लाख से 51 लाख टन का करना पड़ेगा, और सनफ्लावर अगर ऐसा ही प्राइस प्रीमियम रहा तो बिटवीन 22 to 24 लाख टन के आसपास रहेगा। सो सोया ऑयल तो मुझे लगता है कंटिन्यूस हमें लगेगा, और अभी इंडिया ने अच्छा बुकिंग कर रखा है, इसलिए नवंबर का अराइवल भी 4.25 लाख टन के आसपास है। दिसंबर भी नियरली 4 लाख टन टच कर जाएगा। थोड़ा जैन फेब में इंपोर्ट लो हो सकता है, फिर मार्च से थोड़ा सा वापस से इंपोर्ट ऊपर आएगा। यानी कोई बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं है। एट बेस्ट जिस तरह का इंपोर्ट्स हम बनता हुआ देख रहे हैं वही रहेगा, लेकिन जहाँ तक प्राइसेस की बात है, एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आई है, तेजी भी आई है, और ये सपोर्ट शायद आगे जाकर बरकरार भी रहेगा। नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो सोयाबीन का हाल है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी है, लेकिन भारतीय बाजारों में जस्ट अबाउट स्टेबिलिटी के साथ कारोबार होता हुआ। बात अब यहाँ पर कॉफ़ी की कर लेते हैं, जहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड 2047 तक भारत में उत्पादन 2 गुना होने की उम्मीद कर रहा है। साथ ही साथ इस तरह के आगे की किस तरह की सप्लाईज हैं और इंडियन एक्सपोर्ट्स कैसे हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस के सीएमडी बालकृष्ण टाटी हैं। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। आपके नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन आए हैं। पहले तो हमें उनसे ही बात कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अगर हम यहाँ पर नंबर्स देखें तो चाहे वो आपकी कैपेसिटी है, रेवेन्यूज़ है, पैट है, सारा कुछ यहाँ पर हमने काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ देखा। जी हाँ, because compared to the last year, so we have done a very good, extremely good, and because the market is extremely good, and the value-added product, especially in the soluble coffee industry, is really growing, and there is a phenomenal demand, especially from the countries like Southeast Asia and Central America and Europe, and also African countries, and also that's really give the more encouragement to us. In addition to that, it really helps us a lot, especially when the coffee board also taking the initiatives, and the output of the Indian coffees is increasing, and it is increasing almost 12% for Arabicas and 10%. This is what actually coffee board projected for the current year, and Robusta. So that really adds a lot. And vintage coffee as such, we have an excellent customers base and a new market, new geographies we are entering, and we are doing an extremely good in that one. That's the reason the first half results is quite good, and also second half also we have a good orders and a good order book and this thing. Yes. मिस्टर टाटी, आप ओवरऑल इंडियन मार्केट को अब यहाँ पर कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा 10 से 12% का इंक्रीज यहाँ पर अराबिका एंड रोबस्टा दोनों में देखने को मिल सकता है। प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? पिछला एक साल कैसा रहा उस लिहाज से? Yeah, compared to the last year, the prices are now stable. It is stable because the Brazil coffee output is slightly higher compared to this thing. And this year also they are projecting quite a good. Brazil is one of the largest producer of coffee, and obviously everything is controlled, and all the prices are depends on the Brazil crop and all. And fortunately this year also they are projecting a good crop, and especially countries like Vietnam where Robusta is grown, and India also. India is one of the 7th largest exporter from soluble coffee across the world globe. So Indian output also increasing, and Indian quality is quite a group, and prices which remains more or less stable. I think these levels only it will remain, and because since there was a sanctions from America and all that, but that really not have any impact on our soluble coffee segment, especially
I think this year will continue to have a good this thing. अगर हम यहाँ पर अब विंटेज कॉफ़ी की यहाँ पर बात करें, किस तरह से आप आगे जाकर अपना बिजनेसेस देखते हैं इंडियन मार्केट्स के हिसाब से भी और ग्लोबल एक्सपेंशंस के तहत? Global expansions in the sense that we already presence all over the world except a few of the segments, especially like Australia, which we are now planning to enter into, and some Japan and other markets which we are planning to enter into the coming months and all. But with regards to the Indian markets, of course, Indian market is growing, and we all started already selling in Indian market in a good volumes. And I'm sure that because there is a phenomenal growth, especially the way the government of India has taken the steps, especially the GST has dropped it from 18% to 5%. That usually boosts us more, selling the more product into domestic market, and it is available to the each and every consumers at a competitive price and all. If you see that, so that is an added advantage for us to focus more on the Indian market also. And apart from that, international market as such, the market globally is growing almost 2 to 2.5%, and in that the freeze-dried coffee market is growing very well. We are also planning to set up the freeze-dried coffee plant. Vintage Coffee has already taken the steps to set up the freeze-dried coffee plant, and very soon, next another one and a half years times, the plant will be ready. And this is one of the premium product where the market is growing almost to 7 to 8% year on year. मिस्टर राठी, साथ ही साथ अगर आप हमें ये बता सकें कि किस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर आपकी एज ऑफ नाउ प्लानिंग है? अभी तो हमारा कैपेसिटी इज 6,500 टन का कैपेसिटी है. उसमें से हम लोग वी आर प्लानिंग टू इन अनदर 4,500 टन कैपेसिटी इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स टाइम. सो दैट विल कम इन द नेक्स्ट ईयर्स. And in addition to that, that means the 1,000 tons capacity will have it by say April 2026. In addition to that, by 27th mid, we will have another 5,500 metric tons for freeze-dried coffee. So with that, we will end up around 16,500 to 17,000 tons का capacity हमारा बढ़ जाएगा. With this will really help us because we will have all the product. We have a roast and ground coffee, and we have a spray-dried coffee, we have agglomeration coffee, and we have a freeze-dried coffee. We'll have freeze-dried coffee. So we'll have all the products in this thing. Yes. All right. Mr. Balkrishna, एक final question यहाँ पर, अगर जाके इंडिया का ओवरऑल कॉफी इकोनॉमी आप कैसे देखते हैं? No, Indian coffee economy, if you see that the way government of India has taken the initiative, as I mentioned earlier, in fact, recently Modi sir also, Honorable Prime Minister Sri Modi ji also expressed the satisfaction about Indian coffee and the taste and uniqueness, which I was mentioned even 2 years back also. India has a unique taste profile for the coffee bean. So it is widely accepted across the globe actually. So this India, we need to put a little bit more efforts, especially for the helping the farmers and focusing more on the outputs and all. That shows that India will be one of the major coffee producing country, and the coffee will be sold across the globe. पॉइंट टेकन. मिस्टर बालकृष्ण राठी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो कॉफ़ी इकोनॉमी इंडिया और ग्लोबल की हमारे साथ शेयर भी करने के लिए. इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. मुझे दीजिए इजाज़त. आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.